तो कैसे हैं आप सभी? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन हम लोग देख रहे थे। तो एक बार सभी लोग बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है। तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे, आगाज करेंगे, है ना। राम रतन साहब हमारे साथ हैं, दीपक शाकिया हमारे साथ हैं, ऋतिक सिंह हमारे साथ हैं, खुशी यादव। बिल्कुल मैं ठीक हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए ना बिना किसी देर के हम आज के सेशन का आगाज करेंगे, लेकिन एक बार आपसे कंफर्मेशन चाहिए कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं, ये जरा बता दीजिए। ठीक है आप लोग। चलिए, नीलेश पटेल साहब हमारे साथ हैं, राम रतन सिंह साहब हैं, सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है आज के सेशन में। और देखिए, मॉक टेस्ट जो प्रैक्टिस सेशन हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए, उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि कितना स्कोर हुआ है। ठीक है आप लोगों का। चलिए, और सभी बच्चों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग प्रैक्टिस चाहते थे, है ना। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे आज, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडिफिकेशन की बात करी थी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि भाई फ्रूट्स क्या होते हैं। तो फ्रूट्स दो तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, मतलब सत्य फल और असत्य फल। ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो अंडाशय से विकसित होते हैं, जैसे बनाना, मैंगो, और फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो पुष्प के अन्य भागों से विकसित होते हैं, है ना। चलिए, बढ़िया है जी। आवाज सुनाई दे रही है? पीएनजी रह गई है, ठीक है, वो अपलोड हो जाएगा। अंजलि, ठीक। चलिए, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि भाई मतलब ट्रू फ्रूट कौन बताता है, तो जब ओवरी से अगर फल विकसित हो रहा है। तो ये हम लोग एक फास्ट रिकैप आपको दिखा देते हैं। फिर हमने फल और उसके खाने योग्य भागों के बारे में बात किया था। ये सब हो गया है ना, एक बार बताइएगा। बिल्कुल अब ठीक है। अंजलि बताइएगा जरा। फ्रूट्स और उनके एडिबल पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे, तो फ्रूट्स और उनके एडिबल पार्ट्स की बात करेंगे तो सेब और नाशपाती का जो खाने योग्य भाग है वो पुष्पाशन कहलाता है। कोकोनट का भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म, लीची का एरिल, और आपने देखा होगा ऑरेंज का जूसी हेयर, कटहल का सहपत्र परिदल और बीज, और मैंगो का मध्य फल भित्ति। यहां तक हो चुका है ना? एक बार जरा बताएंगे। पहली क्लास ऑनलाइन है। चलिए, बहुत स्वागत है बबलू कुमार साहब आपका। अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की, है ना। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की मतलब तना के रूपांतरण की। अगर हम तना की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जो तना होता है वो जनरली कहां रहता है। तना जो होता है, जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, और तना जो होता है वो जनरली जमीन के ऊपर होता है। और तना का काम क्या होता है? अपने ऊपर पत्तियों को, है ना, फूलों को और फलों को क्या करना? विकसित करना। फूलों को, फलों को, पत्तियों को अपने ऊपर विकसित करना। तो ये तना का काम होता है। तो हम नॉर्मल तना की बात नहीं करेंगे, नॉर्मल तना की हम बात ही नहीं करने वाले हैं। हम उन तना की बात करने वाले हैं जो रूपांतरित हो गए हैं किसी और कार्य के लिए, कोई और फंक्शन करने के लिए मॉडिफाई हो गए हैं। मतलब तना का काम होना चाहिए था कुछ और, पर वो रूपांतरित हो गए हैं किसी और कार्य के लिए। उस तना का हम लोग जिक्र करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आलू हो गया, अदरक हो गया, जमीन कंद हो गया और हल्दी हो गई, ये सब क्या है? तना है कि जड़ है? तो आप कहिएगा सर ये सारे के सारे क्या है? तना है। सारे के सारे क्या है? तना है। लेकिन कैसे तना? तो ये नॉर्मल तना नहीं है, क्योंकि तना तो जनरली कहां रहता है? जमीन के ऊपर। ये है जमीन के नीचे। तना का काम क्या होता है? अपने ऊपर पत्तियों को, फूलों को, फलों को उगाना, है ना। वाटर और मिनरल का, यानी जल और खनिज का संवहन करना, है ना। जल और खनिज का संवहन करना, भोजन का संवहन करना। लेकिन ये जो तना है वो ऐसे नहीं है, ये जमीन के नीचे चले गए और क्या कर रहे हैं कि ये फूड स्टोर करने लगे, भोजन संग्रहित करने लगे और फ्लैशी हो गए, गूदेदार हो गए, और फिर हम लोग उसको खा गए। सो ये सारे के सारे क्या है? तो ये सारे के सारे आपके हैं मॉडिफाइड स्टेम, है ना। और इसको हम बोल सकते हैं क्या? तो अंडरग्राउंड स्टेम। क्या बोल सकते हैं गाइस? अंडरग्राउंड स्टेम। मतलब आप इसे कह सकते हैं रूपांतरित तना, रूपांतरित तना या भूमिगत तना, है ना।
नॉर्मल नहीं है, भूमिगत तना है ना, भूमिगत तना है। आप कहिएगा सर कैसे इसको तना कहिएगा, तना तो जमीन के ऊपर रहता है, ये जमीन के नीचे है, फिर भी आप इसे तना कैसे कह रहे हैं। तो आप जानते होंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि भाई प्लांट के किस पार्ट को हम तना कहते हैं। तो आप कहिएगा कि प्लांट के उस पार्ट को हम तना कहेंगे, प्लांट के उस पार्ट को हम तना कहेंगे जिसपे नोड्स और इंटर नोड्स मिलेंगे, है ना। प्लांट के उस पार्ट को हम लोग तना कहेंगे जिसपे क्या मिलेगा आपको, नोड्स और इंटर नोड्स मिलेंगे। आप कहेगा सर ये नोड्स और इंटर नोड्स क्या है, तो आप जानते होंगे, हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि देखिए प्लांट का वह भाग जहां से पत्तियां, शाखाएं और फूल इत्यादि निकलेंगे, पत्तियां, शाखाएं और फूल इत्यादि निकलेंगे, तना के उस भाग को हम क्या कहते। तो आप कहेंगे सर तना के उस भाग को हम लोग क्या कहते, तो हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, नोड, यानी पर्व संधि। तो यहां से पत्तियां, शाखा निकल रही है तो ये नोड हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, नोड हो गया, दैट इज पर्व संधि। और दो पर्व संधि के बीच का जो रीजन है वो कहलाता है क्या, आपका इंटरनोड। क्या कहलाता है, इंटरनोड, अंतः पर्व, आप जानते होंगे, पढ़ा होगा। तो देखिए प्लांट का वह भाग, आप रूट में देखिएगा तो नोड्स और इंटर नोड्स नहीं मिलेंगे, है ना, रूट में नोड्स और इंटर नोड्स नहीं मिलेंगे। तो पौधे का वह भाग जहां पे आपको नोड्स और इंटर नोड्स मिलेंगे, नोड्स और इंटर नोड्स मिलेंगे, वो कहलाएगा आपका तना, है ना। तो तना नोड्स और इंटर नोड्स की वजह से वो तना है। तो आप कहेगा सर फिर आप आलू को किस हक से तना कह रहे हो, आलू में, अदरक में, हल्दी में, जमीन कंद में कहां पे नोड्स और इंटर नोड्स आपको दिख गए, है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल अगर हम बात करते हैं किसकी, आलू की, तो आलू में आप देखोगे कि जगह जगह पर आपको इस तरह से नोड दिखेंगे, ओके, इस प्रकार आपको नोड दिखेंगे। तो आलू में ये जो नोड है ना, आलू में जो पर्व संधि है उसको लोग जनरली आम बोलचाल में आई कहते हैं, आंख कहते हैं। क्या कहते हैं, आंख कहते हैं, या इसको बर्ड भी बोल सकते हैं, बर्ड यानी कलिका कह सकते हैं, कलिका कह सकते हैं। देखिएगा जब इसका मौसम आता है आलू का, तो यहां से आपको कलिकाएं निकलने लगेंगी, लाइक दिस, है ना, शाखाएं निकलने लगेंगी। इसको अगर आप काटकर जमीन में डाल देते हो तो आलू निकल आएगा। उसी तरह से आप अगर हल्दी और अदरक देखोगे तो उस पे भी संधियां एवं पर्व संधियां मिलेंगी। और ये है जमीन कंद, ये क्या है, जिसको लोग ओल या सूरन के नाम से जानते हैं, ओल या सूरन के नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जमीन कंद। इसमें भी, ये भी जमीन के अंदर होता है, लेकिन इसमें नोड्स और इंटर नोड्स आपको देखिएगा जगह जगह पे मिलेंगे। तो देखो सिंपल आपको याद रखना है, सिंपल क्या याद रखना है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आलू है, अदरक है, जमीन कंद है, ये सब क्या है, ये सब स्टेम है, ये सब रूट है ना, ये जो है वो लीव्स हैं, या नन ऑफ दीज। तो आलू, अदरक, जमीन कंद और हल्दी इत्यादि क्या है, तना है। लेकिन ऑप्शन मैं चेंज कर रहा हूं, अगर पूछ लिया जाए कि आलू अदरक है स्टेम मतलब तना, दूसरा ऑप्शन है मॉडिफाइड स्टेम, रूपांतरित तना। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, रूपांतरित तना, रूट मतलब जड़, या चौथा मॉडिफाइड रूट, रूपांतरित जड़। अब बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। हाँ जी, बढ़िया है अभी अभय साहब। बताइएगा, जैसे मैं पूछूं कि आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, जमीन कंद हो गया, ये सब तना है कि जड़ है कि पत्तियां हैं कि इनमें से कोई नहीं, तो आप कहिएगा तना है। लेकिन अब ऑप्शन में मैंने चेंज कर दिया
कि आलू है, अदरक है, हल्दी है, जमीन कंद है, ये सब तना है कि रूपांतरित तना है, कि जड़ है, कि रूपांतरित जड़ है। अब आप कहिएगा सर ये मॉडिफाइड स्टेम है, रूपांतरित तना है। तना तो है लेकिन रूपांतरित तना है। नेहा अंजलि बिल्कुल सही बात आ रही है समझ में ना, क्वेश्चन कैसे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है जी कि आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, जमीन कंद हो गया, है ना, ये सब के सब आपके रूपांतरित तना है, रूपांतरित तना है। और कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि रूपांतरित तना है? क्योंकि इनमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, है ना, पर्व संधि एवं अंतः पर्व होते हैं। तो देखो यहां पे हमने लिख दिया कि नोड इज द पार्ट ऑफ द प्लांट स्टेम वेयर the flowers, branches and leaves first start to grow, है ना। पर्व संधि तना का वह भाग है जहां से शाखाएं, फूल, पत्तियां आदि निकलती हैं, और दो संधियों के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड कहते हैं, अंतः पर्व कहते हैं। जैसे ये देखिए नोड हो गया, ये नोड हो गया, और दो नोड के बीच का रीजन क्या हो जाएगा, इंटरनोड हो जाएगा। फर्स्ट में स्टेम और सेकंड में मॉडिफाइड। बिल्कुल दीपक, यू आर राइट, एब्सोल्यूट राइट, वेरी गुड, कीप इट अप, बढ़िया। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा ना। तो जैसे मान लिया ये क्वेश्चन है, ये मान लिया कि क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एन इंडिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण जो है वो पादप के तने के रूपांतरण का संकेत दे रहा है, तने के रूपांतरण का संकेत दे रहा है। आलू में आंख का पाया जाना, प्याज में शल्क का पाया जाना, मटर में प्रतान यानी टेंड्रिल का पाया जाना है, तब मटर के पौधों में इस तरह से होता है जिससे वो ऊपर चढ़ते हैं, और गाजर में रोम का पाया जाना। तो आप कहेंगे सर प्रेजेंस ऑफ आई ऑन पोटैटो इज एन इंडिकेशन ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। ये जो आई है ये बतला रहा है कि आलू जो है वो एक तना है, आलू जो है वो एक तना है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको परेशान करने वाले सवाल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मतलब जड़ों के रूपांतरण। जड़ों का काम क्या होता है, जड़ों का काम होता है जमीन के नीचे रहना। जड़ों का काम होता है माय डियर फ्रेंड्स जमीन के नीचे रहना, और वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, जल और खनिज का अवशोषण करना। लेकिन कुछ जड़ें थोड़ा लीक से हट के काम करने लगती हैं, मतलब किसी और कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। तो हम नॉर्मल जड़ों की नहीं बात करने वाले, इन्हीं रूपांतरित जड़ों का जिक्र करने वाले हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई शकरकंद हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, शलजम हो गया या शलगम हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब तना है कि जड़ है? तो आप कहिएगा सर ये सारे के सारे जड़ हैं, लेकिन कैसे जड़ हैं, रूपांतरित जड़ हैं। ये सब के सब भोजन संग्रहित करने लगे और फ्लैशी हो गए, गूदेदार हो गए, और हम लोग इसको खा गए। उसी प्रकार ये जो निमेटोफोर है, ये जो प्रॉप रूट है, स्तंभ मूल है, और जो स्टिल्ट रूट है, अस्तंभ मूल, ये सारे के सारे क्या हैं, दे ऑल आर द मॉडिफाइड रूट। ये सारे के सारे मॉडिफाइड रूट हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, रूपांतरित जड़ हैं। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे आपके रूपांतरित जड़ की कैटेगरी में आएंगे, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड रूट, रूपांतरित जड़, रूपांतरित जड़ है। ठीक है जी, रूपांतरित जड़ है। अब ये तो आपने देखा होगा कि भाई शकरकंद क्या होता है, मूली क्या होता है, गाजर क्या होता है, शलजम और चुकंदर क्या होता है, निमेटोफोर क्या होता है, प्रॉप रूट क्या होता है, स्टिल्ट रूट क्या होता है, इनके बारे में भी हम जान ले। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ये जो है आपके स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, ये सब जड़ हैं, और जड़ में भी कैसे हैं, तो रूपांतरित जड़ है, मॉडिफाइड रूट है। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे भोजन संग्रहित कर रहे हैं, सारे के सारे भोजन संचित कर रहे हैं। अब ये निमेटोफोर क्या है वो उसको जरा देखेंगे आप जानते हैं कि एक पेड़ होता है जिसका नाम है मैंग्रोव, मैंग्रोव का प्लांट सुना होगा आपने। ये पेड़ है मैंग्रोव, जिसको राइजोफोरा भी कहते हैं। ये आपका मैंग्रोव,
मैंग्रोव, है ना, जिसको हम राइजोफोरा भी कहते हैं। मैंग्रोव, जिसको हम राइजोफोरा भी कहते हैं, राइजोफोरा, मैंग्रोव या राइजोफोरा। ये पौधा दलदली क्षेत्रों में उगता है, मार्शी एरियाज में उगता है माय डियर फ्रेंड्स, मार्शी एरियाज में उगता है, ठीक है, मार्शी एरियाज में उगता है। और आप जानते हैं कि जो दलदली क्षेत्र में जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी के कणों के बीच स्पेस ना होने के कारण, मिट्टी के कणों के बीच जगह ना होने के कारण, सॉइल पार्टिकल्स के बीच स्पेस ना होने के कारण ऑक्सीजन नहीं होता है ना, दलदली क्षेत्र की मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं होता। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो जड़ों की मौत हो जाएगी। अब जड़ें मर जाएंगी तो क्या होगा कि भाई पौधा मर जाएगा। तो क्या होता है कि कुछ जड़ें इस तरह से ऊपर आ जाती हैं मिट्टी के ऊपर, है ना, जमीन के ऊपर, और इन जड़ों को हम लोग कहते हैं क्या, इन जड़ों को हम लोग कहते हैं निमेटोफोर। अब देखिए ना आप, जड़ों को कहाँ रहना था, जड़ों को रहना था जमीन के नीचे, ये कहाँ आ गए, जमीन के ऊपर। जड़ों को एब्जॉर्ब क्या करना था, वाटर और मिनरल, ये एब्जॉर्ब क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसलिए ये क्या हो गए, जड़ तो है लेकिन रूपांतरित जड़ हो गए। तो इसीलिए इन्हें हम रेस्पिरेटरी रूट यानी श्वसन मूल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं गाइस, रेस्पिरेटरी रूट या श्वसन मूल के नाम से जानते हैं। आपसे सिंपल सा सवाल होगा कि किसमें रेस्पिरेटरी रूट पाया जाता है या श्वसन मूल पाया जाता है, या कौन सा जड़ जो है वो जमीन के ऊपर रहता है, या कौन सा जड़ ऑक्सीजन अवशोषित करता है, खनिज और लवण और पानी के बजाय ऑक्सीजन अवशोषित करता है। तो ये होता है आपका निमेटोफोर। क्या किसी को कोई दिक्कत है, इसको समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलो अगला हमारा है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट जिसको हम पिलर रूट के नाम से जानते हैं, ये पाया जाता है आपके बरगद में, ये पाया जाता है आपके बरगद में। तो इस तरह से आपने निमेटोफोर देखा होगा, निमेटोफोर और रेस्पिरेटरी रूट ये पाया जाता है आपके मैंग्रोव में, मैंग्रोव में जिसको हम राइजोफोरा के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ उगता है, ये उगता है मार्शी एरियाज में, मार्शी एरियाज में, दलदली क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में, ठीक है, दलदली क्षेत्रों में। और ये आपको सुंदरबन में मिल जाएगा। तो सुंदरबन में जाइएगा तो इन जड़ों की वजह से ये काफी खूबसूरत दिखता है। पर सुंदरबन में आप जानते हैं कि आदमखोर शेर भी होते हैं, है ना, तो वहां शेर भी हमला कर सकते हैं आप पर। क्लियर है जी। अब आते हैं प्रॉप रूट। ये जो प्रॉप रूट होता है, प्रॉप रूट जिसको स्तंभ मूल कहते हैं, ये पाया जाता है आपके बनियान के ट्री में या इंडियन रबर जो होता है, इंडियन रबर के पेड़ में। आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ों में तना से इस तरह जड़ें निकलती हैं जो सॉइल को पेनिट्रेट करती हुई नीचे चली जाती हैं, जमीन को छेदती हुई नीचे चली जाती हैं, और ये तने को क्या करती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं। आप जानते हैं कि बरगद का जो तना होता है ना, वो काफी भारी भरकम होता है। अगर इसको बाहर से सपोर्ट ना मिले, तो यहां से सपोर्ट ना मिले तो ये टूट कर गिर जाएंगे। तो इस मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए इसकी तनों से जड़ें निकलती है और इस तरह से सॉइल को पेनिट्रेट करती हैं और पिलर का काम करती हैं, मतलब सहारा देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। इसीलिए इसको पिलर रूट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, पिलर रूट, पिलर रूट स्तंभ का जैसा काम कर रहा है। तो देखिए जड़ों को कहां रहना चाहिए था, जमीन के नीचे। ये देखिए इसकी ओरिजिनल जड़ें होंगी, ये ओरिजिनल जड़ें हैं जो पानी और खनिज अवशोषित कर रही हैं। लेकिन ये वाली जो जड़ें तना से निकल रही हैं, ये एरियल रूट हैं, मतलब वायवीय जड़ हैं, ये हवा में मौजूद जड़ है।
तो जड़ों को रहना चाहिए था जमीन के नीचे, ये है जड़ों जमीन के ऊपर। जड़ों को एब्जॉर्ब करना चाहिए था वाटर और मिनरल, ये क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान कर रहे हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है जी। तो प्रॉप रूट जिसे हम पिलर रूट के नाम से जानते हैं वो पाया जाता है आपका कहां पे, तो बरगद के पौधों में, बरगद के पौधों में। ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए आपका स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जिसे अस्तंभ मूल के नाम से जानते हैं, ये आपको पाया जाता है कहां, ये याद रखना है, ये गन्ना और आपका जो मक्का होता है, गन्ना और मक्का के पौधों में पाया जाता है। जैसे गन्ना और मक्का के पौधों को अगर आप देखेंगे, गन्ना और मक्का के पौधों को देखेंगे तो ये इसकी जड़ें होती है ओरिजिनल, जो वाटर और मिनरल क्या करती हैं, और शोषित करती हैं, वाटर और मिनरल और शोषित करती हैं। लेकिन आप देखिएगा कि यहां से ऊपर कुछ जड़ें निकलती हैं, ऐसे देखा होगा, इस तरह से जड़ें निकलती हैं जो सॉइल को पेनिट्रेट करती हैं ऐसे। तो ये वाली जो जड़ें हैं वो कहलाती हैं स्टिल्ट रूट, ये भी पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रही हैं। तो देखो जड़ों को कहां रहने चाहिए था, जमीन के नीचे, ये जड़ कहां है, जमीन के ऊपर। जड़ों को अवशोषित क्या करना चाहिए था, खनिज एवं लवण, ये क्या कर रहे हैं, पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान कर रहे हैं, पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। बात आ रही है समझ में? तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है यहां पे, आपको ये याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स के आपका जो शकरकंद है, मूली है, गाजर है, शलगम है, चुकंदर है, निमेटोफोर्स जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी रूट के नाम से जानते हैं, प्रॉप रूट, स्तंभ मूल और अस्तंभ मूल, ये सब के सब क्या हैं, रूपांतरित जड़ों के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, तो आप कहेंगे सर ये सब के सब रूपांतरित जड़ों के उदाहरण हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? प्रेम कह रहे हैं कि सर वॉइस नॉट क्लियर। बाकी बच्चों को भी कोई दिक्कत आ रही है वॉइस में तो बताइएगा। मुझे तो यहां से कोई परेशानी नहीं दिख रही है वॉइस में। बाकी बच्चे बताएं कि किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। चलिए अगले पे हम लोग चलते हैं। ठीक है जी, अगले पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रूट के बारे में। तो देखो रूट दो तरह के होते हैं, रूट के बारे में थोड़ा और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। रूट की अगर हम बात करते हैं, रूट का अगर हम जिक्र करते हैं तो देखिए रूट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। रूट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। और रूट क्या होता है, जनरली जो नॉर्मल रूट होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं और वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्लियर है ना? चलिए बढ़िया है। हाँ, वाई स्टिल्ट रूट ग्रो, उनका जो तना होता है ना, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें अभी बताऊंगा कि वो एडवेंटिशियस रूट होती हैं, वो ज्यादा मिट्टी के नीचे नहीं होती, तो हवा वगैरह चलेगी तो वो गिर जाएगा, तो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए वो होती हैं, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट, पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए। ठीक है राहुल, चलिए। तो रूट्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है टैप रूट, मूसला जड़ें, और दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें दो प्रकार की होती हैं। अब देखिए इनमें अंतर क्या होता है। वह रूट जो रेडिकल से विकसित होता है, मूलांकुर से विकसित होता है, वह रूट जो मूलांकुर से विकसित होगा उसको टैप रूट कहेंगे। क्या बोलेंगे? टैप रूट कहेंगे। मूलांकुर आपको पता है। और वह जो रेडिकल से डेवलप नहीं होगा, वह रूट जो रेडिकल से डेवलप नहीं होगा, मूलांकुर से विकसित नहीं होगा, ऐसे रूट को हम लोग क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। ये जो रूट होगा टैप रूट, वो एक ही रूट होगा जो नीचे तक आएगा, बिल्कुल ऐसे, है ना, ये कहलाएगा। थोड़ी देर के बाद यह लाके रख दो। हाँ, तो ये जो जड़ें होंगी इसमें एक मेन जड़ आएगी जिसको प्राइमरी रूट कहेंगे, है ना, और इससे बाकी जड़ें इस तरह से निकलेंगी, इससे बाकी जड़ें इस प्रकार की निकलेंगी, ये कहलाएंगी सेकेंडरी रूट्स। तो
वो पौधे जिनमें टैप रूट होता है, जिसमें एक मुख्य जड़ नीचे तक आती है बिल्कुल ऐसे, है ना, और इस मुख्य जड़ से बाकी जड़ें निकलती हैं, इसको टैप रूट कहेंगे। और ऐसी जड़ों को, ऐसे पेड़ों को जड़ से उखाड़ना मुश्किल होगा क्योंकि इसमें एक मेन रूट है। लेकिन एडवेंटिशियस रूट में कोई एक मुख्य रूट नहीं होगा। ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया टैप रूट। इसमें क्या होगा कि ये मान लिया कोई पौधा है तो इस तरह से ढेर सारा रूट रहेगा और सब अपने आप में मेन जड़ रहेगा, इसमें कोई एक मेन जड़ नहीं रहेगा। तो इसको बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट, जिसको हम फाइब्रस रूट भी कहते हैं। ऐसे पौधे को जड़ से उखाड़ना क्या होगा, आसान होगा। जड़ से उखाड़ना आसान होगा क्योंकि यहां पर कोई मेन नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई घर ऐसा होता है ना जिसमें एक मेन मालिक होता है और उसकी फैमिली चल रही होती है, तो ऐसे घर की बुनियाद को हिलाना जो है वो मुश्किल है, उसके घर में कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसा घर जिसमें सभी मालिक बन रहे हो, सब अपने आप को मालिक समझ रहा हो, तो उस घर की जड़ें कमजोर होगी, उस घर को कोई भी जो है गिरा सकता है कि नहीं, कोई भी फूट डाल सकता है उस घर में, क्योंकि जो है सब अपने आप को मालिक समझ रहा है। तो इस तरह की जड़ें जिस पौधे में होगी उसको आसानी से आप उखाड़ सकते हैं, है ना। और जिद में आप जानते हैं कि जो घर जो बर्बाद होती हैं वो जिद में बर्बाद होती हैं, है कि नहीं, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, और ईगो में बर्बाद होती हैं। एक शायर कहते हैं कि जिद में आबाद घर उजड़ते हैं, जिद में आबाद घर उजड़ते हैं, काम बनते हुए बिगड़ते हैं, कान अपना टटोलते ही नहीं, लोग कौओं के पीछे पड़ते हैं, है ना। कान अपना टटोलते ही नहीं, लोग कौओं के पीछे पड़ते हैं। तो टैप रूट की अगर हम बात करें तो टैप रूट जो है वो रेडिकल से डेवलप होगा, तो वह जड़ जो मूलांकुर से विकसित होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टैप रूट कहेंगे। और इसमें एक मुख्य जड़ होगी जो नीचे जमीन में जाएगी काफी गहराई तक और उससे बाकी जड़ें निकलकर जमीन में फैलेंगी। ओके, तो वो जड़ें जो मूलांकुर से विकसित होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मूसला जड़ कहेंगे, टैप रूट कहेंगे। तो वह पौधे जिनमें टैप रूट है उनको उखाड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। दूसरा आपने देखा एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट मूलांकुर से विकसित ना होकर किसी और उत्तक से, किसी और कोशिका से विकसित होंगे और इसमें कोई एक मेन जड़ नहीं होगी, सब अपने आप को मेन समझेगा, सब अपने आप को मालिक समझेगा। तो इस तरह के पौधों को जड़ से उखाड़ना आसान होगा, ठीक है जी। इनकी जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाएगी, जैसे मक्का में, शुगर केन में ऐसे ही जड़ें हैं, सो उसको सपोर्ट देने के लिए ऐसे बाहर से जड़ें आएंगी, ठीक है। तो जब जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से विकसित होते हैं तब वो अपस्थानिक जड़ कहलाते हैं। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा गहराई में चलिए क्वेश्चन में। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, निमेटोफोर, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, ये सब क्या है, रूपांतरित जड़ हैं। पर किसके रूपांतरण है ये? मैं पूछ दूं कि भाई जड़ तो दो तरह के होते हैं, मैं कह दूं कि मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर ये मूसला जड़ों के रूपांतरण है कि अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण है, तो अब क्या करिएगा, तो उसको जरा देख लीजिए एक नजर में उसको आप देख लीजिए। जैसे अगर मैं कहूं कि गाजर हो गया और शलगम हो गया और मूली हो गया और चुकंदर हो गया और निमेटोफोर हो गया, ये सब जड़ों के रूपांतरण है, लेकिन कैसे जड़ों के, तो ये सब मूसला जड़ों के रूपांतरण है। तो थोड़ा सा डीप में अगर चला गया क्वेश्चन लेकर तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो ये गाजर है, शलगम है, मूली है, चुकंदर है और निमेटोफोर जिसे हम श्वसन मूल कह रहे हैं, दिस ऑल आर द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, टैप रूट। ये सब टैप रूट के मॉडिफिकेशन है, टैप रूट के मॉडिफिकेशन है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये सब के सब रूपांतरित जड़ तो हैं, लेकिन
किसके रूपांतरण है, किस तरह के जड़ों के रूपांतरण है, तो गाजर, शलगम, मूली, चुकंदर और निमेटोफोर। ठीक है जी। उसी प्रकार बाकी देख लो आप, बाकी देख लो कि जैसे शकरकंद हो गया, जैसे कि स्टिल्ट रूट हो गया जिसको हम स्तंभ मूल भी कह रहे थे, स्तंभ मूल, और जैसे कि सॉरी इसको अस्तंभ मूल कह रहे थे ना, अस्तंभ मूल, अस्तंभ मूल और प्रॉप रूट स्तंभ मूल, ये सब भी जड़ के रूपांतरण है। लेकिन कैसे जड़ों के रूपांतरण है? दिस ऑल आर द मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, ये सब अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण है माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने पूछा था एक सवाल कि जो शकरकंद है वो किसका रूपांतरण है, ये रूपांतरित जड़ है कि रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित जड़ है, लेकिन रूपांतरित जड़ में भी किसका? तो एडवेंटिशियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण में आते हैं। बात आ रही है समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमाया फिराया जा सकता है। हो गया तो लिखेंगे डन, हम आगे बढ़ जाएंगे। बताइए खुशी, नेहा, अभय, सनी, दीपक, मानवी, त्यागी, जितने लोग भी लाइव हैं बता दीजिएगा। कोई शक किसी को? क्लियर है ना? आगे बढ़ें। अब आ जाइए मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, पत्तियों के रूपांतरण, पत्तियों के रूपांतरण। तो पत्तियों के रूपांतरण से पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, फिर हम देखेंगे पत्तियों के रूपांतरण। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना। एक पत्ती की संरचना जरा देखिए, एक पत्ती कैसा दिखता है। आप ये मान लिया कि कोई तना है पेड़ का, और ये कोई पत्ती से लगी हुई है। तो ये जो है पत्ती का यहां से यहां तक का जो भाग है वो लैमिना कहलाता है। क्या कहलाता है? लैमिना कहलाता है। पर्ण फलक, पर्ण मतलब क्या होता है? पत्ती, पर्ण फलक कहलाता है। और ये जो हुआ ये कहलाएगा लीफ बेस, लीफ बेस, पर्णाधार, पर्ण का आधार। और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये कहलाता है पेटियोल। पेटियोल, पेटियोल क्या है? कि पत्ती का वह भाग जो पत्ती को तना से जोड़ता है। ये क्या है आपका? तना है, स्टेम है, तना है, तो ये कहलाता है पेटियोल, मतलब पर्णवृंत, पर्णविरिंत कहलाता है, पर्णविरिंत। और ये जो बीच में जा रही है ना, ये कहलाती है आपका मिड रिब, मिड रिब, मध्य शिरा, मध्य शिरा। और फिर इससे निकलते हैं आपके शिराएं। ठीक है, ये कहलाती है वेन यानी शिरा। तो एक जो बीच वाला होता है ना, ये होता है मिड रिब, मध्य शिरा, ये होता है मिड रिब। और उसके बाद इससे निकलती हैं शिराएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पत्ती के भाग। पेटियोल क्या है? पत्ती का वह भाग जो पत्ती को तना से जोड़ता है, पत्ती का वह भाग जो पत्ती को तना से जोड़ता है। नीचे थोड़ा सा, इसके आगे थोड़ा सा ये मतलब फूला हुआ भाग रहता है जिसको लीफ बेस कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं, और जिसे हिंदी में पर्णाधार कहते हैं। तो पत्तियों का जो काम होता है वो होता है कि पत्तियों का जो काम होगा वो होगा भाई साहब के भोजन क्या करना,
भोजन बनाना, प्रकाश संश्लेषण करना, फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना, दैट इज प्रकाश संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण करना। लेकिन कुछ पत्तियां जो होती हैं, कुछ पत्तियां जो होती हैं, कुछ पत्तियां जो होती हैं वो क्या करती हैं कि फूड स्टोरेज करने लगती हैं और फ्लैशी हो जाती हैं और फिर हम लोग इसको खा जाते हैं, है ना, हम लोग उसको खा जाते हैं। तो उन्हीं पत्तियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, नॉर्मल पत्तियों की बात नहीं करने वाले हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई ये जो अनियन है यानी प्याज है और गार्लिक यानी जो लहसुन है, ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, तो ये सब पत्तियां हैं एक्चुअली में, ये सब लीव्स हैं, पत्तियां हैं। लेकिन कैसी पत्तियां हैं, तो दे आर मॉडिफाइड लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स मतलब रूपांतरित पत्तियां हैं, रूपांतरित पत्तियां हैं, या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फ्लैशी लीव्स, फ्लैशी लीव्स मतलब गूदेदार पत्तियां, गूदेदार पत्तियां हैं, ये गूदेदार पत्तियां हैं, ठीक है। जैसे आप अगर प्याज को देखोगे तो इस तरह से ये पत्तियां हैं एक्चुअली में अंदर, और ये पत्तियां जो है फूड स्टोरेज करके क्या हो गई हैं, फ्लैशी हो गई हैं और हम लोग उसको खा गए हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्याज और लहसुन क्या है, तो आप कहेगा सर एक्चुअली में ये जमीन के अंदर होने के बावजूद ये क्या है, मॉडिफाइड लीव्स हैं या फ्लैशी लीव्स हैं, फूड स्टोर करते हैं, है ना। हाँ कर रहे हैं खुद के लिए फूड स्टोर, लेकिन उसको खा जा रहे हैं हम लोग। ये फल क्या है, पौधे क्या कर रहे हैं कि जितना यूज करना था कर लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा बचा उसको फलों में, पत्तियों में, सब्जियों में जमा कर दिया, है ना, ताकि हम लोग उसका फायदा उठाएं। हो गया, चलो अब आ जाते हैं हम लोग एक और घटना पे जिसका नाम है वीवी पेरी। एक और घटना पे आ जाते हैं जिसका नाम क्या है, वीवी पेरी। क्या नाम है, वीवी पेरी। वीवी पेरी जिसको हम जरायुजता के नाम से जानते हैं, जिसे हम जरायुजी अंकुरन के नाम से भी जानते हैं। पहले इसको समझिए कि ये वीवी पेरी होता क्या है, उसके बाद फिर जो लिखा हुआ है वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। मान लिया कि ये कोई पेड़ है और पेड़ की ये पत्तियां हैं और पत्तियों से में खाना बन रहा है, और इस पत्ती से, इस पेड़ की शाखा से एक फल जुड़ा हुआ है। ये क्या है, एक फ्रूट है, एक फल है, और इस फल के अंदर एक बीज है, इस फल के अंदर ये एक बीज है, बीज है, और ये फल अभी पेड़ की शाखा से जुड़ा हुआ ही है, और इसमें मौजूद जो बीज है वो जर्मिनेट कर गया, अंकुरित हो गया। तो इस घटना को बोला जाता है जरायुजता। क्या कहा जाता है, जरायुजता यानी वीवी पेरी। क्या बोला जाएगा इसे, वीवी पेरी कहा जाएगा, वीवी पेरी कहा जाएगा। तो इसके अंदर जो बीज है, ये बीज क्या हो गया है कि अंकुरित हो गया, बीज अंकुरित हो गया, ठीक है। तो इस घटना को नाम दिया गया है वीवी पेरी। तो जब बीज का अंकुरन मातृ पौधे पर ही हो जाता है तो इसे जरायुजता या जरायुजी अंकुरन कहते हैं, और ये आपको राइजोफोरा में यानी मैंग्रोव के पौधों में आपको देखने को मिलेगा। किसमें, मैंग्रोव यानी राइजोफोरा के पौधों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी, मैंग्रोव या राइजोफोरा के पौधों में देखने को आपको मिलेगा। बपन विश्वास कह रहे हैं कि अनियन और गार्लिक को क्यों नॉनवेज कहते हैं। नहीं, अनियन गार्लिक नॉनवेज कैसे हो गया, ये तो वेज में आता है ना, पौधों से बन रहा है। किसने कह दिया कि नॉनवेज है ये, हो जाएगा, लिखेंगे डन, आगे बढ़ेंगे हम।
एक चीज और होती है जिससे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। क्या बोलेंगे? पुष्पक्रम। इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम, ये क्या होता है जरा बताइए आप लोग। पुष्पक्रम क्या होता है कि कई पौधों में जो फूल आते हैं, फूल गुच्छों में आते हैं, है ना। जैसे मान लिया कि आप गुलाब की बात करेंगे तो एक एक फूल सेपरेट होता है, लेकिन जैसे आप मैरीगोल्ड देख लीजिए, उसमें ढेर सारे फूल मिलकर एक फूल बनाते हैं। सूर्यमुखी देख लीजिए, ढेर सारे छोटे छोटे फूल मिलकर एक बड़ा सा फूल बनाते हैं। ठीक है, तो उसे पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम का मतलब क्या होगा कि ये इस तरह से एक डंठल होगी, एक रैचिस होगी, और उससे ढेर सारे क्या होंगे, आपस में फूल जुड़े हुए होंगे। तो एक फूल जो होता है ना, ढेर सारे फूलों के कॉम्बिनेशन से इस तरह से बना होता है। तो पुष्पों का क्या होता है? समूह होता है या गुच्छा होता है, ग्रुप ऑफ, आप कह सकते हैं कि भाई जो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। तो बहुत सारे पौधों में फूल गुच्छों में आते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स या बंच ऑफ फ्लावर्स। बंच ऑफ फ्लावर्स, पुष्पों का समूह। पुष्पों का जो समूह होता है उसे हम लोग पुष्पक्रम कहते हैं, उसे हम लोग पुष्पक्रम कहते हैं। किसी प्रसाद में गार्लिक अनियन इसलिए नहीं डालते ना, क्योंकि उसमें एक महक होती है, एक अजीब सी स्मेल होती है। आप गार्लिक अनियन खाते हैं तो जैसे मैंने आपको बोला था कि अनियन में और गार्लिक में जो स्मेल होता है उसकी वजह सल्फर के कंपाउंड होते हैं। तो इसमें सल्फर के कुछ कंपाउंड होते हैं, उसकी वजह से एक अलग सी स्मेल आती है। इसलिए अनियन गार्लिक वगैरह को जो है वो प्रसाद वगैरह में, जहाँ पे जैसे भगवान को कोई चीज चढ़ानी है तो उन चीजों में इसका अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये इसकी अपनी एक अलग सी स्मेल होती है इसलिए। बट ये वेज है, नॉन वेज की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, तो ये देखिए हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चलकर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज अलैंगिक जनन। क्या पढ़ने वाले हैं गैस? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एक ऐसा प्रजनन है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एकल जनक, एक जीव से नया जीव आपका बन जाएगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। और यही कारण है कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, एक जीव मिलकर नया जीव बना लेगा, एक जीव से नया जीव बन जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा, इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, एक मेल और दूसरा फीमेल। और मेल में जो गैमीट बनेगा वो मेल गैमीट होगा, जैसे उसको हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमीट बनेगा ओवम कहते हैं। दोनों मिलेगा और फ्यूजन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, तब बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट। और इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो पेरेंट मतलब ऑफ स्प्रिंग्स जो बनते हैं, संतान जो बनते हैं, वो अपने माता पिता के कॉपी नहीं होते। कुछ गुण माता से मिलेंगे तो कुछ गुण पिता से मिलेंगे, दोनों के जैसा नहीं हो सकता। ना तो बच्चा माँ के जैसा पूरी तरह से, ना तो बच्चा बाप के जैसा, दोनों का मिक्सचर हो जाता है। लेकिन यहां पे जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो जेरोक्स कॉपी होंगे। ऑफ स्प्रिंग्स क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो यहां पे जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट, संतान अभिभावक के समान होंगे, संतान अभिभावक के समान होंगे, जेरोक्स कॉपी होंगे, क्योंकि कैरेक्टर्स की मिक्सिंग नहीं होगी। और इसमें गैमीट्स की जरूरत नहीं होगी। गैमीट्स यानी युग्मक की आवश्यकता नहीं होगी, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होगी, गैमीट्स की जरूरत नहीं होगी। ठीक है,
गैमिट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा? तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होगा, लोअर ऑर्गेनिजम्स में होगा, निम्न स्तरीय जीवों में होगा, निम्न स्तरीय जीवों में होगा। यानी वह जीव जिसके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होंगे, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होंगे, है ना, जो सिंपल जंतु होंगे। जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में होगा और प्लांट्स में भी होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो एनिमल्स में भी होगा और प्लांट में भी होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अलैंगिक जनन की बात करें, यहां पे देखो बड़ा कंफ्यूजन था बच्चों को। एक क्वेश्चन पूछ लिया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल यूनिसेलुलर एनिमल्स में होगा, केवल मल्टी सेलुलर एनिमल्स में होगा, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों तरह के एनिमल्स में होगा? बताइए मुझे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या केवल एक कोशिकीय जंतु में होगा, केवल बहुकोशिकीय जंतुओं में होगा, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जंतुओं में होगा? तो आप याद कर लीजिएगा कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका जो होगा वो होगा लोअर ऑर्गेनिजम्स में, लोअर ऑर्गेनिजम्स में मतलब निम्न स्तरीय जीवों में। निम्न स्तरीय जीव कहने का मतलब ये एनिमल्स में भी हो रहा है, यानी जंतु में भी हो रहा है, और किस में भी हो रहा है? किस में हो रहा है? प्लांट्स में भी हो रहा है, पादप में भी हो रहा है। अब देखिए वैसा प्लांट, वैसे प्लांट जिसमें फूल आते हैं, पढ़ा है ना अभी, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। लेकिन वह पौधा जिसमें के फ्लावर्स नहीं आते, वह पौधा जिसमें के फ्लावर्स नहीं आते, पुष्प नहीं आते, उनमें क्या होगा? उनमें जो होगा वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हेल्प से प्रजनन होगा, है ना। तो वह पौधा जिसमें के पुष्प नहीं आएंगे उसमें क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वह एनिमल जो लोअर कैटेगरी के है, जिसके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, सिंपल सा जंतु है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एक कोशिकीय जंतु, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब एक कोशिकीय जंतु, एक कोशिकीय जंतु। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा बेचारा सिंगल सेल का है। बैक्टीरिया, जीवाणु बेचारा सिंगल सेल का है। या फिर मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो बहुत ही सिंपल हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, बहुकोशिकीय जंतुओं में भी। इसको याद रखना है जी, बहुकोशिकीय जंतुओं में भी हो सकता है जिसके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। जैसे देखो हाइड्रा, हाइड्रा जो है वो बहुकोशिकीय जंतु है, सिंगल सेल वाला नहीं है। प्लानेरिया, प्लानेरिया, प्लानेरिया चपटी कृमि है, लेकिन इसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है। तो इन सभी जीवों में जिसके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, मतलब लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? जीव, और जीव में पौधा भी आ गया, जंतु भी आ गया। तो वह पौधे जिसमें के पुष्प नहीं आते, वह पौधे जिसमें के पुष्प नहीं आते, और वह जंतु जिसके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, पूर्ण विकसित प्रजनन अंग नहीं है, उन सब में क्या होना है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों तरह के जीवों में होगा। जैसे कि अमीबा एक कोशिका वाला है, हाइड्रा प्लानेरिया कई कोशिकाओं वाला है। बात आ रही है समझ में? है ना? हाँ बिल्कुल नेहा, बिल्कुल सही है। किसी किसी फ्लावर में जो है ना एक रैचिस होता है, उसको रैचिस कहते हैं, एक शाखा होती है ना, और उस शाखा पे फूल क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। तो फ्लावर का जो बंच हो गया ना, उसको हम क्या बोलेंगे? इनफ्लोरेसेंस कहेंगे। अब इनफ्लोरेसेंस तो अब हटा दिया है टॉपिक से, पहले एनसीईआरटी में हुआ करता था 11th में।
अब उसको हटा दिया है टॉपिक से। उसके भी कई टाइप होते थे, रेसिमोज होता था, साइमोज होता था, है ना। तो वो सब अब पढ़ना नहीं है, बस ऐसे बता दिया कभी इस तरह का क्वेश्चन आ गया। और हाईएस्ट रीजनरेशन पावर किसमें होती है? बिल्कुल नेहा, किसमें होती है हाईएस्ट रीजनरेशन पावर? किसमें होती है? प्लानेरिया में होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज रहने देते हैं हम लोग यहीं तक। किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। और क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करेंगे आप लोग। जो बच्चे, जैसे आज कई बच्चे नए दिख रहे हैं मुझे, तो उनको मैं बता दूं कि भाई थ्योरी यहां पे चल रही है और यूट्यूब चैनल पे हमारा प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन। तो हमारा यूट्यूब चैनल है साइंस बाई जुबैर एहसानी। तो इस पे जाके देखिएगा, सभी टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएगा। तो जाकर के, जैसे प्लांट रिप्रोडक्शन फिनिश हुआ है तो प्लांट रिप्रोडक्शन का प्रैक्टिस सेशन लगाइए, और पिछला सारा जितने भी हैं आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं उनका प्रैक्टिस सेशन लगाइएगा। अपना नाम, बैच और अपना स्कोर जरूर उस पर लिखिएगा। जुबैर एहसानी के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा फेसबुक पर भी और इंस्टा पे भी, और टेलीग्राम हमारा है साइंस का सुरूर, साइंस का सुरूर। ठीक है, तो जरूर अपना स्कोर शेयर करिएगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।